मैं सर याकूब। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते, सब ठीक ठाक हो गए। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो में वर्ल्ड वॉर 3। अच्छा जी, खान सर की वीडियो क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की, यार ये भी एक बड़ी चिंता लगी हुई है। खैर देखते हैं वीडियो पर बात करते हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर में बहुत दिक्कत होगा, परमाणु ये चलाएगा सब। जिस दिन तृतीय विश्व युद्ध हो गया उस दिन यूएनओ भी खत्म। युद्ध, यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, बहुत जन हानि हुई, लोगों की मृत्यु हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिना मतलब का। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन उन्होंने लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920। इस लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य यह था कि आपसी देशों में संबंध को बेहतर बनाना ताकि युद्ध की स्थिति न हो। देखिए, जिनसे आपका व्यापार जुड़ा होता है, ट्रेड जुड़ा होता है, कल्चर जुड़ा होता है, आप उससे युद्ध नहीं करते। तो युद्ध कहीं ना कहीं एक होता है। अब जैसे भारत रसिया से युद्ध काहे करेगा? ट्रेड जुड़ा है, हथियार हम वहीं से खरीदते। ईरान से हम काहे लिए दुश्मनी लेंगे? ईरान हम लोग का क्या बिगाड़ा ये बताओ? कुछ नहीं। ईरान इतना अच्छा सा हर मुद्दे में भारत का साथ देता है। अपना बंदरगाह हम लोग को देके रखा हुआ है, चाबहार पोर्ट देकर रखा है। पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट बहुत जरूरी है। तो हम काहे युद्ध करेंगे? तो आपस में जब नेशनल इंटरेस्ट जुड़ जाते हैं ना तो युद्ध नहीं होता है। इसी के लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, जो बीमारियों से भी रक्षा करे, आपस में जोड़ के रखे, व्यापार को बढ़ावा दे। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि यह दूसरा विश्व युद्ध नहीं होने देगा, क्योंकि यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था और इसने बहुत अच्छा काम किया। WHO जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो लीग ऑफ नेशन का ही था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने मलेरिया की दवा को इतनी दुनिया में बांटा कि मलेरिया बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। इसने व्यापार को भी बढ़ावा दिया, लेकिन इसके साथ दो गड़बड़ी हो गया। इसमें नियम यह था कि अगर कोई देश इसमें सदस्य बनना चाहता है तो उसे अपने संसद से प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। किससे पास करना पड़ेगा? इसका संस्थापक अमेरिका जो था ना, जब वो संसद में गया कि हम भी लीग ऑफ नेशन के सदस्य बने ना, तो अमेरिका के ही संसद से पास नहीं हो पाया। तुम लोग समझा ही नहीं। मतलब जिसने इसकी स्थापना किया लीग ऑफ नेशन की, घूम घूम प्रचार किया कि इसके सदस्य बनिए, और बहुत सारे देश इसके सदस्य बन भी गए। अमेरिका ने कहा कि हम भी इसके सदस्य बनेंगे। अमेरिका गया अपने संसद में प्रस्ताव लाने, तो उसका प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। तो जो इसका संस्थापक था वही इसका सदस्य नहीं हो पाया। नहीं जान रहे आप? तो एक तो पहला इसका दिक्कत हो गया। दूसरा, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध रोकने के लिए लक्ष्य तो बनाया गया था कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देना है, लेकिन किस तरीके से आप विश्व युद्ध नहीं होने देंगे? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आखिर कोई एक तरीका बताएंगे ना कि इस तरीके से हम युद्ध को नहीं होने देंगे। तो उसने ये तो तरीका ही नहीं था उसके पास। तो उसने क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब प्रथम विश्व युद्ध में जब युद्ध की नौबत आई तो इसके पास कोई सेना नहीं थी। तो लीग ऑफ नेशन की दो कमी, अमेरिका सदस्य नहीं बन पाया, दूसरा इसकी सेना नहीं थी, और अल्टीमेटली द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तब तो भयानक मारकाट हुआ, बहुत लोग की मृत्यु हुई थी जहां तहां से। और भारत से पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, इस सब एरिया से 1 करोड़ के आसपास सैनिकों को तैयार किया गया था। उस एरिया में करोड़ों सैनिकों को तैयार किया गया, समझा गया। और जब युद्ध खत्म हुआ तो उन्हें डिसमेंटल कर दिया गया कि अब आपकी जरूरत नहीं है, घर जाइए। ये बताओ, समाज में जाएंगे तो क्या करेंगे? तो फौजी है, उसको ट्रेनिंग दी है। आज भी देखिएगा पंजाब हरियाणा वालों को, वो नॉर्मल आदमी भी फौजी की तरह बतियाएगा, क्योंकि उसके दादाजी फौज से क्या है, डिसमेंटल है, रिटायर नहीं, डिसेंबल कर दिया गया। मतलब अब फौज की जरूरत नहीं, युद्ध खत्म हो गया, क्या किया, डिसेंबल कर दिया। इसलिए देखिएगा, जब देश का विभाजन भी हुआ था तो उसी एरिया में ज्यादा मारकाट हुआ था, क्योंकि सब के सब क्या थे, फौजी ही थे यहां पर। तो हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध भी झेले। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट,
उस समय वुड्रो विल्सन थे प्रथम विश्व युद्ध के समय, इस बार रूजवेल्ट। उन्होंने बनवाया 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका सदस्य अमेरिका बन गया, मुख्यालय भी अमेरिका लाया, ज्यादातर खर्च भी अमेरिका उठाया, और इसमें कहा कि हर देश यूएनओ की खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसा देगा, और जो पैसा नहीं दे सकता है वो सेना देगा। तो यूएनओ के सदस्य ही मिलकर आपस में सेना का निर्माण करते हैं। अभी हम ही लोग के फौज में एक अफसर थे जो इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट में क्रॉस फायरिंग में उनके ऊपर टैंक का एक गोला आया और वो शहीद हो गए, जो यूएन के ड्यूटी पर थे। बहुत सारे भारत के सैनिक आज भी यूएन की ड्यूटी पे होते हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन वो युद्ध, यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी वो जीत रहा है तो काहे को दूसरे के लिए रुकने गया, नहीं समझे? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यूएनओ के पास अपनी सेना है, अभी अभी अपनी सेना है, अभी है, सारे लोगों से मिलकर अपनी सेना बना लेता है, अपनी सेना बना लेता है। अब देखते हैं हम लोग आगे। यूएनओ के 6 अंग बनाए गए। कितने अंग बनाए गए? एक का नाम रखा है जनरल असेंबली, जो सबकी बातें सुनता है। एक सुरक्षा परिषद, जो विश्व में शांति लाता है। एक सामाजिक आर्थिक परिषद, जो विकास, दवाई, मेडिकल, संस्कृति, धरोहर को रक्षा करता है। एक न्यास परिषद, जो चंदा इकट्ठा करता है। उसी में एक आ जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बवाल हुआ तो न्याय को सुलझाएगा। और उसमें एक लास्ट में आ जाता है सचिवालय, जो सब में क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा। तो यूएनओ में कितने अंग हैं? यूएनओ के कितने अंग हैं? 6। और यूएनओ में बहुत सारे, कितने अंग हैं बाबू? यूएनओ में कई भाषाएं भी बोली जाएंगी। कितनी भाषा होंगी? 6। अब इसमें कुछ वीटो पावर होंगे, एक एक करके समझते हैं। तो यूएनओ अभी तृतीय विश्व युद्ध होने दिया या रोक लिया है? और जिस दिन तृतीय विश्व युद्ध हो गया उस दिन यूएनओ भी खत्म। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर में बहुत दिक्कत होगा, सारी परमाणु चलाएगा सब थर्ड वर्ल्ड वॉर में। तो अब युद्ध की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सब, कोई नहीं बढ़ रहे हैं सब बाबू, आपके नजर में ऐसा लग रहा है। आप देखो, प्रथम विश्व युद्ध में जो लड़ा था आज भी वही लड़ रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में भी वही लड़ा तो आज भी वही लड़ रहा है। नेपाल न प्रथम विश्व युद्ध में कुछ किया, भारत न प्रथम में किए, न द्वितीय में, न तृतीय में। हम लोग शांति कराएंगे, लोग हम लोग सबसे सही है, हम लोग क्या कराएंगे? शांति। कौन लेगा अपने ऊपर बवाल? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? अब यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, पूरी दुनिया से लोग आएंगे। 193 देश है यूएनओ में। कितने देश? अब आपको क्या लगता है 193 भाषा कोई समझ पाएगा? तो इसमें 6 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। एक ब्रिटेन की अंग्रेजी, फ्रांस की फ्रेंच, स्पेन की स्पेनिश, अरब देशों की अरेबिक, रशियन और चाइनीज। रशियन और चाइनीज। यूएनओ में मान्यता प्राप्त भाषा इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। ये तो इधर ही हो गया, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। अब इधर में अरेबिक, रशियन, चाइनीज। यानी पूरे यूएनओ में 2 ही महाद्वीप की भाषा, 3 भाषा यूरोप की, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, और 3 भाषा एशिया की, अरेबिक, रशियन, चाइनीज। समझ गया? दबदबा है, हो गया यहाँ पे पूरा किसका? एशिया का। और किसका? यूरोप का। यही 2 एकदम यूएनओ में अपना दबदबा बना के रखे हैं, डोमिनेट करके रखते हैं सब। किस पे? एशिया, यूएनओ पे। भाषा कितनी है? सबसे बाद में जो भाषा जोड़ी गई थी वो अरेबिक थी। सबसे बाद में कौन भाषा जोड़ी गई? अरेबिक। हालांकि देखिए, आप भाषा बोलने के लिए कई भाषा बोल सकते हैं। हम लोग बातचीत में भी कई भाषाएं बोल देते हैं। कोई भोजपुरी बोल देता है, कभी कभी मैथिली बोल देगा आदमी, उर्दू बोल देगा। लेकिन जब लिखने की बात आएगी तो हम लोग हिंदी या अंग्रेजी लिखते हैं। तो उसे लिखने वाली भाषा को कार्यकारी भाषा, एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज कहते हैं। तो यूएनओ में 6 भाषाएं हैं, लेकिन इन 6 की 6 भाषाओं में जो कार्यकारी भाषा है वो है फ्रेंच और अंग्रेजी। फ्रेंच। तो ये दोस्तों वीडियो खत्म। यूएनओ के बारे में कह रहे थे कि 6 उनके पिलर हैं, फला, एक जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी है, दवाइयों का
लेकिन मैं अगर 2 टॉक बाद में यूएन ने कुछ भी नहीं, यूएन ने आज तक कोई बड़ा काम दुनिया में नहीं किया। यूएन में कोई ऐसा एक काम नहीं किया जिससे दुनिया को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। अब सबसे ज़्यादा जानने जा रही है, सबसे ज़्यादा दुनिया को नुकसान हो रहा है इन 2 युद्ध से, यूक्रेन और रशिया और हमास और इसराइल। आज तक ये तो वो इतनी तो कहा था यानी कि इसे रोक सके। यूएन में कुछ नहीं है, बस ऐसे मैं तो उसको होना ही नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं है। आज तक मुझे बता दो यूएन ने क्या किया है। पाकिस्तान इंडिया का मसला हल कर पाया? नहीं कर पाया। चाइना ताइवान का मसला हल कर पाया? नहीं कर पाया। यूक्रेन रशिया का मसला हल कर पाया? नहीं कर पाया। रशिया अपना इसराइल फलस्तीन का मसला हल कर पाया? नहीं कर पाया। किसी कंट्री के अंदर सुलह करवा दो टोक बात है, आज भी जंगल का दौर है, जिसके हाथ में लाठी है उसके बस मुख्य सही है। अब बात आती है वर्ल्ड, यूएन को मेरे नज़दीक होना ही नहीं चाहिए, खत्म कर देना। कुछ भी नहीं, इस बार फजूल में पैसे ज़ाया कर रहे हैं, उनको जस्ट सैलरीज मिल रही हैं और सुकून से वो एंजॉय कर रहे हैं बस। या आज आपको दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं, जब आपको वबा फूटती है, कोई मुल्क बीमारी आती है, वो भी आती नहीं, लाई जाती है। बस ये एक किस्म का मुझे इसकी यूएन के होने की समझ नहीं, क्योंकि यूएन ने आज तक कोई किरदार नहीं अदा किया। ठीक है, अच्छा चलते हैं आज वर्ल्ड वॉर 3 में। मैं अगर कोई बंदा समझदार है थोड़ा सा, वो अगर एनालिसिस करे तो दुनिया बिल्कुल एज पर खड़ी है, एक कदम दूर है। अगर ईरान आज हमला कर देता है इसराइल पर, फुल फ्लैज वार शुरू कर देता है, तो मेरे नज़दीक वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है। मैं अब भी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है। बस ये है कि बाकी कंट्री सामने नहीं आ रहे, नहीं जुड़े हुए हैं, बैक पर है, सामने नहीं आ। अब देखें रशिया यूक्रेन के मामले में टोटली यूरोप जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, असला दे रहा है। यूक्रेन की अपनी औकात क्या है? कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड वॉर मेरे नज़दीक तो अब शुरू है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि अपनी आर्मी अपनी जो भेज रहे सामने नहीं आ रहा। असला दे रहा है यूरोप, पैसा दे रहा है यूरोप, अद्वियात दे रहा है यूरोप, हर चीज़ यूरोप दे रहा है यूक्रेन को। और दूसरी साइड पर देखें रशिया को नॉर्थ कोरिया मिसाइल दे रहा है, ईरान मिसाइल दे रहा है, चाइना दे रहा है, इंडिया दे रहा है। रशिया की भी अपनी पार्टीज़ हैं जो उनको सपोर्ट कर रही खुफिया तरीके से, और यूक्रेन को तो फिर बरमला सपोर्ट कर रहा है पूरा का पूरा यूरोप। ठीक हो गया। अब ये इसमें तकसीम हो चुकी दुनिया की रशिया यूक्रेन मामले पर। फिर बात आती है आगे फ़लस्तीन इसराइल पर। उसमें जो इसराइल है उसको टोटली यूरोप और जो है अपना यूएस से आगे खुल के उसको बेड़े बेचता है, सारा कुछ कर रहा है। तो वो भी एक किस्म की हो गई। उसको अब अगर फुल फ्लैज वार अगर ईरान अब हमला कर देता है, अपनी आर्मी लेकर चढ़ दौड़ता, तो मेरे नज़दीक वर्ल्ड वार शुरू सामने हो गई। 2 मुल्क सिर्फ ओपनली आगे साथ जुड़ जाना ईरान के, तो समझो वर्ल्ड वॉर शुरू है। एक है अरेबिक ममालिक जितने भी हैं, दूसरा पाकिस्तान, बस ये 2 मुल्क, तीसरे अपने साथ अपने आप जुड़ते जाएंगे। अब देखिए फ़लस्तीन को और हिजबुल्ला, यमन के हुती, और दूसरा क्या नाम है वो एक तो हमास हो गया, एक हिजबुल्ला को सपोर्ट कौन कर रहा है? ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा है? रूस। ठीक हो गया, ये चेन रिएक्शन चल रहा है। उसके बाद अब यूथी जो है उनको भी ईरान सपोर्ट कर रहा है, और ईरान कौन दे रहा है? रशिया दे रहा है। इसके बरक्स जो हमास है वो एक चेन बनी है। यानी कि इस वक्त दुनिया में वर्ल्ड वॉर मेरे नज़दीक शुरू है। सिर्फ सब ये आग जल रही है, अभी ऊपर से पर्दा है, जिस दिन ये पर्दा उठा आग बहुत मचेगी मेरे। चिंगारी लग चुकी है, शोला भड़क अच्छा, इस सब चीजों में देखो इंडिया कहाँ पर पड़ता है? इंडिया बड़ा सियाना कंट्री है। नहीं, इंडिया कहाँ पर पड़ता है? वो जो अखंड भारत जोड़ने वाली बात करते हैं। यार तुम अजीब सी बात है। ये पूछो कि इंडिया किस स्पोर्ट में खड़ा है, किस ब्लॉक में जाएगा? अगर दुनिया 2 हिस्सों में होनी है, इंडिया को एक दिन फैसला लेना है। ओ मेरे भाई, तू कहे ना कहे, मैं बरमला कहता हूँ कि वो आज भी इसराइल की सपोर्ट है, दूसरे खड़े हैं इसराइल की सपोर्ट में। रशिया यूक्रेन के मामले में रशिया के सपोर्ट में मेरे, और रशिया तो इसराइल के खिलाफ है। इंडिया के लिए दोहरी तलवारें हैं, दोनों तलवारें मेरे पास बैक वक्त चलेंगी मेरे भाई, एक साथ ये दोनों चलेंगे। लेकिन मजेदार की बात यह है कि इंडिया दोनों को मैच कर रहा है, इसराइल को भी सपोर्ट कर रहा है, रशिया को भी सपोर्ट कर रहा है। अभी इस्लामिक दुनिया में कोई लीडर नहीं बचा जो अपने इस तमाम मुल्कों को इकट्ठा करे। इंडिया तो अपने आप सामने आ जाना था कि ये क्या कर रहा है।
ये हकीकत है ना कि कोई ऐसा मेरे लीडर नहीं नज़दीक- बचा, लीडर एक नहीं बचा जो इन तमाम मुल्कों को इकट्ठा करे और सवाल करे कि मियाँ ये है हमारा मुतालबा। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जो है ना मुश्किल जो होने वाले वो पाकिस्तान को होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर फुल स्केल वार में हिस्सा लेता है इसराइल के खिलाफ और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम यूएस कंट्रोल में है, तुम्हें पता है, हो सकता है अब हमें ना पता हो, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन के जो पासवर्ड हैं या पासकोड हैं जो भी हज़ार उनको लगते होंगे वो भी हो सकता है यूएसए में रखे हों। सर मैं एक बात आपको अर्ज करता चलूँ कि चाहे जितना भी गिरा पड़ा मुल्क है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी किसी तो यार मुझे ये बता जो अड्डे दे सकता है वो क्या वो न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं दे सकता? बहुत फर्क है। मुझे एक बात बता, बहुत फर्क है। आपका अपना हथियार आता है, आपकी ज़मीन से चलता है, वो एक अलग मसला है, लेकिन आपकी अपनी सिक्योरिटी सिस्टम जो आपकी मुल्क की सलामती है मेरे भाई, उसे आप खतरे में कैसे डाल सकते हैं? लेकिन मेरा ये मानना है तो वो तो आपका मानना है मेरे भाई, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल पाकिस्तान को नहीं है। रशिया को हम सपोर्ट कर नहीं सकते, यूक्रेन को हम कर रहे हैं, हम आगे फंसना हमने कहाँ पर, फ़लस्तीन के मामले पर, क्योंकि अगर पाकिस्तान फंसना नहीं है, ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी और मौत का फैसला करना है। इसराइल को सपोर्ट कहीं भी कर दिया तो इधर जो हमारी इस्लामी जमातें या बल्कि हम नहीं इस्लामी जमातें छोड़कर भी हमने तो ईंट से ईंट बजा लेनी पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान ओपन की आर्मी की ओपनली अगर सपोर्ट कर दिया इसराइल को तो, हाँ जी। क्योंकि इस वक्त तो हम थोड़ा सा ठंडे हैं, क्योंकि नेतन्याहू को डिक्लेयर कर दिया हमारी स्टेट ने टेररिस्ट, इस पर हमें थोड़ी खुशी हुई है, इसलिए हम थोड़ा सा इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं है। अग्रेसिव नहीं हो रहा है। अगर जिस कभी पता चल गया कि वाकई में ओपनली पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, पाकिस्तान की तो ईंट से ईंट बजा देनी हमने, पाकिस्तान कौन सा, फिर कहाँ रह गया पाकिस्तान? मैं हमेशा कहता हूँ ना कि इस्लाम फर्स्ट, नॉट चलें स्टेट। जी, ये बस होनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है 2025 है ना, जो मेरी प्रिडिक्शन या मेरा एनालिसिस का, नहीं। 2025 जो है ना बहुत खतरनाक होने वाला है। 2030 तक ये वर्ल्ड वॉर किसी टाइम पर एक तरफ लगी होगी मेरे भाई। चलें जी, खैर मिलते हैं नई वीडियो में, याद रखा।